गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसको हम एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप @prince_लूथरा पे मुझे भेज सकते हैं। चलिए आज के जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो डिस्कशन के अंदर हम नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड के बारे में एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, समर्थ उद्योग 4.0 के बारे में क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्कस करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिखिज्म को लेकर भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। देन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर हम इंडिया की रैंकिंग को डिस्कस करते हुए हम्पी विजयनगर एम्पायर को लेकर एक क्वेश्चन, एंड देन चकमा और हजूम कम्युनिटी को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 50 डेज की जो सीरीज आपकी है दिस इज अवेलेबल फॉर द सब्सक्रिप्शन। आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। इसमें एनरोल कराना किसको, देखिए अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको लगता है कि स्टैटिक पोर्शन क्या होता है जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये जब सब सब्जेक्ट्स आते हैं, अगर आप ये स्ट्रॉन्ग है देन आपको इस सीरीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये ऐसे एरियाज हैं और आप 2021 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में एग्जाम देने वाले हैं और ये एरियाज आपको लगता है कि आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, देन यहाँ पर 50 डेज रिवीजन सीरीज में आप जा सकते हैं जिसमें मिनिमम पॉसिबल टाइम में ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कवर हो जाते हैं। 50 डेज में आप इन एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने, और उसके बाद इंश्योर कर सकते हैं कि जो एग्जाम में आप जाएंगे प्रीलिम्स के अंदर वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे। चलिए जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। तो यहां पर 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं आप टॉपर कैटेगरी में आ जाएंगे। कट ऑफ जो रखी गई है वो 6 की रखी गई है, 6 या 6 से ज्यादा आपको वैसे भी स्कोर करना है, कोशिश करिएगा, मतलब कम भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, बट हाँ अपना टारगेट जरूर सेट करें, क्योंकि टारगेट सेट करेंगे तो ही उसे अचीव करने का मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर रहने वाला है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर बताएं कि कौन कौन से सेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। क्या रोड सेक्टर को किया गया है, रेलवेज को किया गया है, पावर सेक्टर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। टाइम पीरियड में यहाँ पे 10 सेकंड का आपको शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएमपी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को शुरू किया है। एनएमपी एस्टिमेट्स एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल 6 लाख करोड़ जो है यहां पर कहा गया थ्रू कोर एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर अ 4 ईयर पीरियड 2022 से 25 तक यहां पर लेकर आया जाएगा। मीम्स हमारी जो गवर्नमेंट है इनकी 6 लाख करोड़ जनरेट करने की आने वाले 4 सालों में 2022 से 25 तक ये हमारी सरकार की पोटेंशियल है। बट क्या वो इस पोटेंशियल को पूरा कर पाएंगे, क्या इतना पैसा रियलाइज कर पाएंगे अपनी वेरियस आइडियल पड़ी एसेट से, वो यहां पर देखने वाली बात होगी। प्लान जो है हमारा पूरा, जो प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखकर लेकर आया गया, अंडर विच गवर्नमेंट विल रिटेन प्रेजेंस इन ओनली फ्यू आइडेंटिफाइड एरियाज विद द रेस्ट टैपिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो बाकी जो एरियाज है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी देने की बात करी जा रही है। इसमें मोनेटाइजेशन जो बात करी जा रही है वो रोड सेक्टर के अंदर करने की कोशिश करी जाएगी जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, रेलवेज की बात करी जाएगी और साथ ही साथ पावर सेक्टर जो है यहां से भी पैसे को जनरेट करने की बात करी जा रही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टाइम पीरियड जो है फाइनेंशियल 2022 से लेके 2025 ये 4 साल जो है दिए गए हैं ताकि 6 लाख करोड़ का जो पोटेंशियल है वो यहां पर पूरा किया जा सके हमारे देश के द्वारा। चलिए बहुत बार आपने देखा होगा ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड ये टर्म यूज होती हैं और आई थिंक दे वर लाइक अराउंड 5-6 इयर्स बैक ये क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीलिम्स के अंदर। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में ब्रीफली बताया था, यहां पर मैं जानना चाहता हूं कि आपको वो चीज याद भी है या नहीं। ब्राउन फील्ड क्या क्या लिखा है, द प्रोजेक्ट्स विच आर मॉडिफाइड और अपग्रेडेड, ऐसे प्रोजेक्ट जिनको मॉडिफाई किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है। ग्रीन फील्ड का मतलब है परचेजिंग और लीजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो यहां पर क्या किया गया है, परचेज किया गया है, लीज किया गया एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी को। आप बताएं ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड का जो डिफरेंस है वो फिर हम यहां पर करेंगे। 10 सेकंड का जो टाइम है वो मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है, कोशिश करें विद इन द टाइम पीरियड आंसर करने की। चलिए सो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है बेसिकली इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग। जब आप इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ऑफिस के अंदर या फिर फिजिकल कंपनी रिलेटेड स्ट्रक्चर या ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर इन द एरिया वेयर नो प्रीवियस फैसिलिटीज एग्जिस्ट। कल आपको याद होगा मैंने आपको एक घर का एग्जांपल दिया था कि एक प्लॉट में अगर आप
कंस्ट्रक्शन कराते हैं, या फिर अगर आपका ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे घर बना हुआ है और आप उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाना चाह रहे हैं, तो जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हैं, दिस इज ब्राउनफील्ड, क्योंकि ऑलरेडी कुछ काम वहां पर हुआ है और यहाँ पर तो कुछ भी काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो ये आपका सिर्फ एक ब्लैंक या कहें कि बिल्कुल वेकेंट प्लॉट था, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगा वो आपका ग्रीन फील्ड में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं ताकि आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं कि देयर आर टू स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिनका नाम है प्रणय, ठीक है, और एक स्टूडेंट है उनका नाम है पुखराज। तो प्रणय जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम पास करेंगे, फिर मेंस देंगे, मेंस एग्जाम पास करेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे। ठीक है, ये उनका प्रोसेस रहने वाला है। अभी तक उन्होंने प्रीलिम्स भी नहीं दिया है, जो कि वो 2021 के अंदर देंगे। ठीक है, पुखराज ऑन द अदर हैंड प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर चुके हैं, मेंस की तैयारी अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ चीज तो वो कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ की वो तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज मोर लाइक अ ब्राउन फील्ड। एंड पहले वाला जो आपका है जहां पर कुछ भी काम नहीं किया गया अभी तक, मतलब बिल्कुल फ्रेश है, अभी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करें, प्रीलिम्स एग्जाम देंगे और उसको क्रैक करेंगे, फिर मेंस और इंटरव्यू की बात आएगी, वो आपका क्या हो जाता है, वो ग्रीन फील्ड हो जाता है। इट इज जस्ट अ क्रूड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो ब्राउन फील्ड में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स विच आर मॉडिफाइड और अपग्रेडेड। यस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर जब हम अपग्रेडेशन करते हैं, मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर आपका बना हुआ है, आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो ब्राउन फील्ड हो जाएगा। परचेजिंग और लीजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो परचेजिंग और लीजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज मतलब कुछ ना कुछ पहले से ही एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर कुछ और एक्टिविटी करनी है, तो ये क्या है, ये भी तो ब्राउन फील्ड ही है ना। देखा जाए पहली जो स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट मिलती जुलती है। ग्रीन फील्ड में तो क्या होता है, ग्रीन फील्ड के अंदर नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करी जाती है, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, बिल्कुल प्रीलिम से आपको शुरुआत करनी है। तो सेकंड जो है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सेकंड जो पॉइंट है वो भी ब्राउन फील्ड को लेकर बताया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि समर्थ उद्योग 4.0 के बारे में पूछा गया कि इसे किस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। रिसेंटली हुआ क्या है, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर का है, अंडर द समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म, उन्होंने एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया, एक्सपर्ट टॉक्स फ्रॉम द समर्थ उद्योग सेंटर्स, ताकि आजादी का अमृत महोत्सव जो है उसे सेलिब्रेट किया जा सके। स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इसकी फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं, समर्थ की फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। ठीक है, सो स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, और किसके द्वारा शुरू किया गया, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समर्थ उद्योग 4.0 इज एन इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। कौन इसको लेकर आया है, डीएचआई। ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस स्कीम में किया क्या जा रहा है, अंडर दिस स्कीम एनहेंसमेंट किया जाएगा कंपेटिटिवनेस का इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो हमारे यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स बनाई जाती है, जिसमें आपकी हैवी मशीनरीज भी आती है, तो उसके अंदर कैसे कंपेटिटिवनेस को इंक्रीज किया जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ये काम किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लेफ्ट साइड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। सामने दिया है कि 1.0 मैकेनाइजेशन से रिलेट करता था, हो सकता है 2.0 मास प्रोडक्शन से, 3.0 ऑटोमेशन से, 4.0 साइबर फिजिकल सिस्टम से। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1.0 से लेकर 4.0 तक किस किस एरिया से रिलेट करते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफिक के थ्रू दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर 1.0 देखेंगे, सो मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर, वीविंग लूम यहां पर आई, मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन 2.0 में आई, ऑटोमेशन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स 3.0 में आया, और अभी जो चल रहा है साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क, ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम यहां पर वापस आते हैं तो ये चारों के चारों ही करेक्टली मैच है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपको मैच होती हुई दिखाई देंगी जब एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन हाँ, 1.0 में मैकेनाइजेशन, 2 में असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन, और तीसरे में ऑटोमेशन, चौथे में साइबर फिजिकल सिस्टम, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि पूछा कि बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। स्वरूप इज अ फिजिकल कॉपी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। स्वरूप जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक फिजिकल कॉपी है। स्वरूप इज ऑल्सो कॉल्ड बीट इन पंजाबी।
सो ये भी करेक्ट हो सकता है। एवरी बीर हैज 1430 पेजेस विच आर रेफर टू एज अंक। तो हर बीर के अंदर क्या होता है, 1430 पेजेस होते हैं जिसे कि क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। सोचिए, टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं यहां पर, फिर देखते हैं कि आप इसका सही आंसर कर पाते हैं या नहीं। रिसेंटली हुआ क्या, इंडिया हैज ब्रोट 3 स्वरूप्स, 3 स्वरूप जो है गुरु ग्रंथ साहिब के, जो कि सिखों की होली बुक है, इसको अफगानिस्तान से लेकर आया गया है। नाउ जस्ट 3 मोर रिमेन इन अफगानिस्तान। तो टोटल 6 थे अफगानिस्तान में स्वरूप, उसमें से 3 इंडिया में लाए जा चुके हैं, 3 अभी बाकी बचे हैं। देयर आर 13 स्वरूप्स इन अफगानिस्तान, ऑफ विच 7 जो है टोटली ऑलरेडी शिफ्टेड कर लिए गए थे। बेसिकली 13 में से 7 तो आ ही चुके थे और 3 अब और आ गए हैं और 3 अभी वहां पर बचे हैं, जो कि ऑफकोर्स फ्यूचर के अंदर हम लेकर आएंगे और पूरे के पूरे 13 हमारे पास हो जाएंगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब की फिजिकल कॉपी है, इसको बिर कहा जाता है पंजाबी में। एंड एवरी बिर हैज 1430 पेजेस विच आर रेफर्ड एज अंक, जिनको कि अंक कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। चलिए सो exam.netmock.com पर जाकर 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर वैल्यू एडिड मटेरियल आप 100 डेज और 200 डेज की सीरीज में भी जा सकते हैं, जहां पर डे वाइज तैयारी आप कर सकते हैं। 50 डेज की सीरीज में जो मटेरियल है वो 100 डेज में तो मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास रहने वाला है। द सेम गोज फॉर 200 डेज सीरीज, 100 डेज का मटेरियल इसमें रहेगा एंड एक्स्ट्रा वैल्यू एडिड मटेरियल भी आपका इसमें रहने वाला है। सो यहाँ पर जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, दे कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022, क्योंकि इसी में ही आपकी फुल फ्लेज जो तैयारी है वो यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से शुरू करके जो बेसिक्स होते हैं आपके वो रेडी किए जाते हैं और उसके बाद फिर फाउंडेशन जो आपकी स्टैंडर्डाइज बुक्स होती हैं उसके थ्रू यहाँ पर क्रिएट करी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आपको पहली स्टेटमेंट कहती है द वर्ड सिख, पंजाबी के अंदर जो वर्ड सिख होता है इसका मतलब है डिसाइपल, हो सकता है। सिख जो है पॉलिथिज्म में बिलीव करते थे, हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्ति मूवमेंट, तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट का इन्फ्लुएंस है वो भी आपको सिखिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, जल्दी से बताएं सिख वर्ड का जो मतलब है वो यहाँ पर पूछा गया है, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो वो यहाँ पर सिख एज ए रिलीजन को लेकर पूछी गई है। सिख का मतलब होता है डिसाइपल, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिख से वैसे आप सीखना भी समझ सकते हैं कि सिख मतलब सीखना, सीखता कौन है, शिष्य जो होता है वही तो सीखता है, डिसाइपल ही तो सीखता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। यहाँ पर भक्ति मूवमेंट और आपका जो दूसरे हिंदुइज्म के अंदर मूवमेंट चले थे उनका इंप्रेशन जो है वो भी आपको, इनका इन्फ्लुएंस भी जो है सिखिज्म के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, सिख बिलीव्स इन वन गॉड, एक ही गॉड के अंदर विश्वास करते हैं, मोनोथिज्म के अंदर। सिख कॉल देयर फेथ गुरुमत, ठीक है, द वे ऑफ द गुरु, गुरुमत मतलब होता है द वे ऑफ द गुरु। इस चीज में सिख कम्युनिटी जो है वो विश्वास रखती है, ठीक है। सो पॉलिथिज्म नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। रिसेंटली आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है वो निकाला गया है, तो इसमें भारत का स्थान आपको बताना है कि इंडिया इस रैंकिंग के अंदर कहां पर आता है। Recently, India has overtaken US to become the dash most sought after manufacturing destination globally, जो कि यहां पर कॉस्ट कंपेटिटिवनेस की वजह से आगे है और साथ ही साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर भी इनकी कंपेटिटिवनेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहां पर लास्ट ईयर इंडिया का जो रैंक था वो 3rd था और यूएस 2nd नंबर पे था, लेकिन इस बार इंडिया ने यूएस को ओवर पावर किया है, ओवरटेक किया है और हम 2nd रैंक पर आ गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडिया हैज ओवरटेकन यूएस टू बिकम द 2nd मोस्ट sought after मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन globally, as well as in the cost competitiveness in the global manufacturing risk index. We are on the top position, top in the sense that we are in the top 3. Last year we top 3 में थे and even this year we are in the top 3. So right now we are in the 2nd rank. आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, सो दिस इज द लास्ट ईयर रैंक। इस बार हमारा रैंक इंप्रूव हुआ है 2nd। हम्पी के बारे में डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया के, उन्होंने इस मॉन्यूमेंट को विजिट किया, इसी वजह से न्यूज में था। और वैसे क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट गए तो अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। हम्पी को लेकर बताना है करेक्ट क्या है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कर्नाटका में लोकेट करती है एंड इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की कैपिटल सिटी ये हुआ करती थी। जल्दी से आंसर करें,
फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने विजिट किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी को, जो कि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है, विजयनगर। और ये आपकी कैपिटल सिटी भी किसकी थी? विजयनगर की ही कैपिटल सिटी थी, ध्यान रखिएगा। हम्पी जो है इट कंप्राइजेस मेनली द रेमिनेंट्स ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो कि 14th to 16th सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर जो ग्रेट हिंदू किंगडम थी वो मानी जाती थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। कर्नाटका में लोकेट करती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल सिटी थी, ना कि निजाम हैदराबाद की। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिकॉज ऑफ दिस इट कीप्स ऑन कमिंग इन द न्यूज़। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हम्पी के अंदर जो सीमेंट है वो यूज नहीं किया गया, ईंटों को जोड़ने के लिए एक वेज सिस्टम जो होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जो नहीं अभी तक पढ़े हैं जिन्होंने, वो डेफिनेटली जब हम्पी के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे ईंटों को सीमेंट लगाकर नहीं जोड़ा गया था, एक वेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि विजयनगर एम्पायर को लेकर ये पूछा गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टीज ऐसी हैं जो कि रूल कर चुकी है। 10 सेकंड्स में आपको देता हूं। संगम डायनेस्टी क्या रूल कर चुकी है? व्हाट अबाउट सालुवा, व्हाट अबाउट तालुवा, अलग अलग डायनेस्टीज के नाम दिए हैं, जल्दी से मुझे बताएं। विजयनगर एम्पायर जो है 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज यहाँ पर अलग अलग टाइम पे रूल कर चुके हैं, जिसमें संगम भी आती है, सालुवा भी आती है, तालुवा भी आती है, और इनके बाद फाइनली एक अराविडू डायनेस्टी भी आती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हम्पी को लेकर भी आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, विजयनगर एम्पायर को लेकर भी आ सकता है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये जो हमारे किंग है इनका नाम? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है चकमास को लेकर पूछा गया। चकमास आर प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट, ज्यादातर चकमास जो है वो बुद्धिस्ट है। हजोंग्स जो है वो ज्यादातर मुस्लिम्स हैं। They are found, they who, Chakmas and Hajongs are found in Northeast India, West Bengal, Bangladesh and Myanmar. उनकी लोकेशन बताइए, आपको बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर फॉर यू, ट्राई टू आंसर विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। चकमा ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी अपोज किया है क्योंकि एक प्रपोजल रखा गया था आपके अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा उनकी 15 अगस्त की स्पीच में कि कैसे 60,000 चकमास जो हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ये किस तरीके से किया जाएगा? ये पीसफुली किया जाएगा, ऑनरेबली किया जाएगा। ठीक है, डिपोर्टेशन ऑफ 60,000 पीपल बिलोंगिंग टू चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये वेरियस चकमा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट है उनके द्वारा इसे विरोध किया गया है। लेकिन हजोंग क्या मुस्लिम्स है? नो, हजोंग्स आर हिंदूज। ठीक है, जैसे चकमास जो है वो बुद्धिस्ट है, हजोंग हिंदूज है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार में ये कम्युनिटी आपको मिल जाएगी। तो आंसर क्या होगा? पहली तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो न्यूज थी वो भी मैंने आपको बता दी। 1964-65 का वो टाइम था जब हजोंग और चकमा जो कभी वेस्ट बंगाल में रहा करते थे, वेस्ट बंगाल इन द सेंस की बांग्लादेश में, मोर स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा ईस्ट पाकिस्तान तब उसे कहा जाता था। तो बांग्लादेश से भागकर ये लोग यहाँ पर आए थे, तब उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उनको रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनका रिलीजन जो था बुद्धिज्म, हिंदुइज्म था। इसी वजह से रिलीजन के बेसिस पे उनको मारा जा रहा था और वो लोग भागकर यहां पर आए थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो यहां पर जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। प्लीज डू लाइक द वीडियो बिकॉज व्हेन यू लाइक द वीडियो, व्हेन यू शेयर द वीडियो, देन यूट्यूब आल्सो हेल्प्स अस। तो पूरी जो टीम है उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी जल्दी से मैं आपको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूं ये पूरा लेक्चर, क्योंकि रिवीजन जब हम करेंगे ये 2 मिनट की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इमीडिएटली रिवीजन करना जैसे ही आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं वो काफी जरूरी होता है। उससे आपकी मेमोरी जो है वो चीजों को लंबे समय तक के लिए रिटेन करती है। और यहाँ पर एक्टिव रिवीजन का मतलब है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको लेकर आप जितनी भी चीजें रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उतना करिएगा। मैं तो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ही, लेकिन उसके अलावा भी जो भी चीजें आपके ध्यान में आती है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर, तो वो चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो एनएमपी जो है किस किस एरिया के लिए जल्दी से बताएं मुझे। यस, इट इज फॉर रोड, इट इज फॉर रेलवेज, इट इज फॉर पावर सेक्टर। 2022 से 2025 4 साल के लिए इसे लेकर आया गया है। 6 लाख करोड़ का यहाँ पर पोटेंशियल हमें दिखाई देता है। ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ रिवाइज कराने के लिए, ये चीजें आपको मेरे बोलने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट जितनी ज्यादा चीजों को रिकॉल कर पाएगा, बिलीव मी, उतने ज्यादा मार्क्स उसको प्रीलिम्स और मेंस के अंदर मिलने वाले हैं। बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं क्या आप उसको रिकॉल कर भी पा रहे हैं या नहीं। और रिकॉल कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली चीजें यहाँ पर आपके लिए आसान हो रही है।
ब्राउन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो अगर ऑलरेडी आपने कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो हो जाता है ब्राउन फील्ड। अगर ऑलरेडी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नई तरीके से कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, तो वो हो जाता है ग्रीन फील्ड। इट इज जस्ट एन इजी वे टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलिए फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए होता है समर्थ उद्योग 4.0। जल्दी से मुझे डिपार्टमेंट का नाम बताइए, फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, एंड इट इज रिसेंटली स्टार्टेड बाय, इसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बैंगलोर का जो है, अंडर द समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म, दे ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन एक्सपर्ट टॉक्स फ्रॉम समर्थ उद्योग सेंटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए समर्थ उद्योग 4.0 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि पूछ रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर। देयर इज 1.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 2.0, 3.0, 4.0। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर क्या आता है। तो 4.0 इज कंसर्निंग, बताइए। यस, यहाँ पे स्क्रीन में है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क, साइबर फिजिकल सिस्टम्स। देन हमारा डिस्कशन हुआ स्वरूप को लेकर। स्वरूप इज द फिजिकल कॉपी ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। बीर क्या होता है बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, बीर क्या होता है। हर बीर के अंदर 1430 पेजेस हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए exam.network.com पर जरूर चले जाएगा, बिकॉज यहां पर आपको फ्री सीरीज भी अवेलेबल रहेगी। तो अगर आपको पेड सीरीज नहीं चाहिए, इवन लास्ट 1.5 ईयर के सारे मंथ वाइज करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पे दिए हैं, ताकि एमसीक्यूज फॉर्म में आप उसे प्रैक्टिस कर पाए। सो यू कैन गो देयर एंड एनरोल इन दैट फ्री कोर्स, ताकि एटलीस्ट आप उसको प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। चलिए फिर हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर सिख के बारे में। जल्दी से बताएं सिख का मतलब क्या होता है। सिख मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, भक्ति मूवमेंट से भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर हुए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर हमने डिस्कशन किया था इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। सो इस बार क्या रैंकिंग है, पिछली बार क्या रैंकिंग थी, दोनों बताएं। पिछली बार थर्ड थी, इस बार यूएस को पीछे करके हमने सेकंड रैंकिंग को हासिल किया है। हम्पी क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यस और नो। कर्नाटका में लोकेट करती है, और विजयनगर एम्पायर की एक ये कैपिटल सिटी हुआ करती थी 14 to 16 सेंचुरी में। यस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अभी विजिट किया था। कौन कौन सी डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया है, संगम यस, सलुवा यस, तलुवा यस। चौथी डायनेस्टी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन था वो था चकमास। चकमास हिंदूज हैं या मुस्लिम से जल्दी से बताएं। हचोंग हिंदूज हैं या मुस्लिम है, जल्दी से बताएं। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये कम्युनिटी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चकमास आर बुद्धिस्ट, हजोंग्स आर हिंदूज। चलिए ये मैंने आपको बता दिया है। फ्राइडे को आपको डेफिनेटली मिलने वाला है आपका मैराथन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा चकमास कहां पर रहते हैं, द प्लेस कहां पर कम्युनिटी मिलेगी आपको ये, और ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, दोनों चीजें मुझे बताएगा। कौन से धर्म को फॉलो करते हैं और कौन से प्लेस पर पाए जाते हैं, दोनों चीजें मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर जल्दी से अपने मार्क्स मुझे लिखकर बताएं। दिस इज द सेकंड चैनल जो आपके पास अवेलेबल है। मैंने आपको कहा था द हिंदू के लिए, कि द हिंदू हमने एनालिसिस शुरू भी किया था, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, आपका प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी मुझे जो वीडियोस हैं, जो कोर्सेज हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट कराने हैं। इसी वजह से द हिंदू का जो इनिशिएटिव वो अभी थोड़े टाइम तक मैं नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, इवन तो आप में से काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हिंदू एनालिसिस जो है वो शुरू कराया जाए। सो वी आर प्लानिंग सो मेनी थिंग्स, बट ऑफ कोर्स द टाइम इज वेरी लिमिटेड। तभी यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना पड़ रहा है, ताकि पहले हम अपने कोर्सेज जो है कंप्लीट करें, और उसके बाद द हिंदू एनालिसिस जो है वो डेली बेसिस पे है। क्योंकि नहीं तो तब मजा नहीं आएगा अगर हम 2 दिन में इसे लेकर आते हैं फिर 2 दिन नहीं लेके आते हैं। इट शुड बी ऑन द रेगुलर बेसिस, इवन ऑन सैटरडेज एंड संडेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर अभी इसे थोड़ी देर के लिए रोका गया, ताकि हम इसे रेगुलर तरीके से कर पाए। लेकिन उससे पहले अपने जो कोर्सेज हैं उसे यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। अपने मार्क्स लिखने के बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, तो उस पर जाकर आप अपनी पीडीएफ को भी ले सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यूट्यूब जो है वो वीडियो को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।